तो वो कहता था कि कभी ऐसा भी दिन आएगा कि आपको लोग मेरे नाम से जानेंगे कि आप अनुराग के पापा। मैं बोलता था बेटा थक गया हूँ, अब ज़िम्मेदारी नहीं सँभलती यार। आप लोग बड़े हो गए हो, आप लोग देखो। कहता था बस 1 2 साल 3 साल जो भी हो, उसके बाद आप घूमना सिर्फ़, हम लोग बाकी सब देखेंगे। खेत बेच के तीसरी बच्ची की शादी किया, ये दोनों बच्चियाँ रोने लगी जब मैं रो रहा था उसकी विदाई पे। बोली पापा आप शादी के चक्कर में मत पड़ो, हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग कुछ बन के उसके बाद शादी करेंगे। तो वो बोलता था कि नहीं सबकी शादी करने के बाद तब मैं अपनी शादी करूँगा और ये करूँगा, वो करूँगा। हम लोग साथ में बैठ के बातें करके ऐसे हँसते थे खाते वक़्त। एक साथ सब लोग खाते थे पूरा परिवार। लेकिन अब बिखर गया सब। मेरे सपने भी टूट गए, खुशियाँ भी छिन गई। लोग कहते थे यार तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारे पास पैसे नहीं। मैं बोलता था कि यार परिवार ही धन होता है, मेरे बच्चे हैं, मुझे पैसों की कमी नहीं है, ना ज़रूरत है। जितनी ज़रूरत होती है मैं कहीं न कहीं से कमा लाता हूँ। कर्ज़े ले लेता हूँ लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पैसे की भूख नहीं है, ना ज़मीन-जायदाद की भूख है। लेकिन जिनको भूख थी उन्होंने तो मेरे बच्चे को ही खा लिया। मेरे सपनों को कुचल दिया गया, मुझे कुचल दिया गया। इसी में बैठा रहता हूँ, रोता रहता हूँ। बच्चियाँ आके समझाती हैं, दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेता हूँ, रोता हूँ। हिम्मत से काम लीजिए चाचा जी, आप रोने से कुछ नहीं होने वाला है। अनुराग जो दुख आपको दे के चला गया है, वो दुख आपका ही नहीं है, हम सबका है। जिसने भी वो दृश्य देखा वो शायद खाना नहीं खा पा रहा है, लोग नहीं खा पा रहे हैं, तो आपकी क्या स्थिति हो सकती है इसको हम समझ सकते हैं। लेकिन परिवार की जो ज़िम्मेदारी है वो आपके ऊपर है, उस परिवार की ज़िम्मेदारी को आप ही को उठाना है। तो इसलिए आप थोड़ा-सा साहस के साथ काम करिए, परिवार को सँभालिए और जो प्रशासनिक कार्रवाई है उस पर जो है आप कहीं न कहीं फ़ोकस करिए कि प्रशासन से जो जितना से कड़ी सज़ा मिल सके वो प्रशासन से आप कोर्ट से आप दिलवाने का प्रयास करिए। ऐसा नहीं कभी बताया कि दुनिया बहुत जालिम होती है बेटा, तुमको काट देगी। खाना खाए हैं, लाइए साथ में खाते हैं। हम लोग एक थाली में बैठ के खाते थे, पूरा परिवार, मेरी बच्चियाँ, सब लोग। और अपने हाथ से जल्दी खाता नहीं था। कभी-कभी खा लिया तो खा लिया, नहीं तो बच्चियाँ खिलाती थी, माँ खिलाती थी। अब मेरे साथ बैठता था तो मेरी थाली में खाता था। सारी शिक्षा दे के मेरी सब बेकार हो गई। बगल में ही हथियार की शिक्षा लोग ले रहे थे और मेरा बेटा किताब का ज्ञान ले रहा था। एक तरफ जहाँ हथियारों की शिक्षा दी जा रही थी, तो उसी के जस्ट बगल किताबों की शिक्षा दी जा रही थी, संस्कारों की शिक्षा दी जा रही थी। लेकिन आज वही जिसको किताबों की शिक्षा दी जा रही थी, वो व्यक्ति आज कमज़ोर पड़ जाता है। ये सवाल बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर इस सवाल का जवाब सिर्फ़ एक है, इन आरोपियों के ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जिसके बाद लोगों को एक विश्वास हो नहीं किताबों की जो शिक्षा होती है, वही से सही शिक्षा होती है। किताबों की शिक्षा जिसको दी जाए, वो सबसे मजबूत होता है। कहीं लोगों के ज़हन में ये ना आए कि हथियारों की ही शिक्षा सबसे मजबूत होती है। नमस्कार, मैं हूं सुशील तिवारी, आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज़। दोस्तों, मैं जिस जगह खड़ा हूं, इस घर का सन्नाटा देख कर के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये घर किसी पीड़ित परिवार का है। ये घर ऐसा घर है जहां की खुशियां छिन गई हैं। तस्वीरें दिखा दें तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये जो घर है, ये उसी अनुराग यादव का घर है, जहां पे 5 बहनों के बीच इकलौता भाई अनुराग था, जो कि इस घर की खुशियाँ था, इस घर की शान था और इस घर का आगे आने वाला एक बहुत बड़ा शेर था। तो ये तस्वीर देखिए, ये एक जो कमरा आप सबको दिखा दें, इस कमरे में माँ रहती है, अनुराग को याद कर कर के दिन-रात रोती है। और दूसरा कमरा अगर हम आपको दिखा दें, तो दूसरे कमरे में यहाँ पिता रहते हैं, जो कि बेटे की याद में इसी कमरे में पड़े रहते हैं और अनुराग को याद कर कर के रोते रहते हैं। तो ये तस्वीर बहुत ही जो है हृदय विदारक तस्वीर है। और एक फ़ोटो आप देख लीजिए, इसी तरह से फ़ोटो जो है इसी बरामदे में ये अनुराग यादव की फ़ोटो ऐसे लगी रहती है। इस घर के जो हालात हैं, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस घर की खुशियाँ थी, वो खुशियाँ जो हैं लालता यादव, लाल मोहन यादव और राजेश यादव, तमाम ये जो परिवार के लोग थे वो छीन चुके हैं। ये तस्वीर देखिए, अब इसके घर में चलते हैं। इनके पिताजी इसी कमरे में रहते हैं, अनुराग के पिताजी, और इस अनुराग को याद करके के दिन-रात इसी कमरे में बैठ कर के रोते रहते हैं। तो एक तरह से जो सपना देखा था अनुराग के पिताजी ने, वो सपना कहीं न कहीं उन अपराधियों ने, उन हैवानों ने उस सपने को तोड़ दिया है। तस्वीरें अगर आप दिखा दें, देख सकते हैं यहाँ पे अनुराग के पिताजी उठकर बैठ गए हैं और
हम चाहेंगे कि ईश्वर इनको इतनी शक्ति दे कि हमसे बातचीत कर सकें, इनके जो हालात हैं वो मैं आपको दिखा सकूं। आप देख सकते हैं ये अनुराग के द्वारा जीते गए जो मेडल हैं वो अब लगाए गए हैं, ये कप जो लगाया गया है आप देख सकते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे किताबें हैं, यानी कि अनुराग इसी कमरे में जरूर रहता रहा होगा, इसी कमरे में पढ़ाई करता रहा होगा। और जिस तरह से ये आप देख सकते हैं जो धार्मिक किताबें हैं, रामचरितमानस और तमाम जो किताबें हैं, ये देख सकते हैं। इससे आप अंदाजा जा सकता है कि इस घर में जो शिक्षा अनुराग यादव को दी जा रही थी, शायद वो आने वाले समय में एक फौलाद होता। यानी कि जो खुशियां इस घर की थी वो खुशियां लालता यादव के परिवार ने बुझा दिया है। तो हम बातचीत का सिलसिला जारी करते हैं। इनके पिताजी हैं जो कि इसी कमरे में अपने बेटे को याद कर करके दिन रात रोते, यानी कि कहा जाए ये कमरा जो है इस पिता के लिए काल कोठरी सी बन गई है। चाचा जी, हम क्या कुछ आपसे पूछें, हमको तो खुद ही शब्द नहीं आ रहा है, लेकिन हम जानना चाहेंगे इस कमरे में अनुराग यादव शायद पढ़ाई करता था, जो आप शिक्षा देते थे। जी, इसी कमरे में पढ़ाई करता था, इसी कमरे में रहता था और पढ़ाई भी मैंने उसको ऐसी शिक्षा दी थी कि क्या बताऊँ मैं। मैं स्कूल का ज्ञान तो था ही, धार्मिक पुस्तकें भी उसके लिए लाकर रखता। मैं खुद रामायण पढ़ता था तो उसको चौपाइयाँ सुनाता था कभी-कभी। तो बोलता था पापा मुझे भी पढ़ना है, तो इतनी सारी पुस्तकें मैं खरीद के ला के रखा था उसको पढ़ने के लिए, वो पढ़ता भी था। और मैं उसको ऐसी शिक्षा नहीं दे रहा था। हमने उसको धार्मिक ज्ञान दिया, स्कूल का ज्ञान दिया, व्यावहारिक ज्ञान दिया, लेकिन मैंने दुनियादारी का ज्ञान नहीं दिया उसको कि दुनिया बहुत जालिम होती है। ऐसा नहीं कभी बताया कि दुनिया बहुत जालिम होती है बेटा, तुमको काट देगी। मैंने उसको रामायण पढ़ाया, काश हमने महाभारत पढ़ाया होता। क्या-क्या सपने थे, वो क्या-क्या बातें मुझसे करता था। कहीं से आता था तो मुझे पूछता था कि कहाँ है? क्या कर रहे हैं? खाना खाए हैं? लाइए साथ में खाते हैं। हम लोग एक थाली में बैठ के खाते थे, पूरा परिवार, मेरी बच्चियाँ, सब लोग। और अपने हाथ से जल्दी खाता नहीं था। कभी-कभी खा लिया तो खा लिया, नहीं तो बच्चियाँ खिलाती थी, माँ खिलाती थी। अब मेरे साथ बैठता था तो मेरी थाली में खाता था। सारी शिक्षा दे के मेरी सब बेकार हो गई। बगल में ही हथियार की शिक्षा लोग ले रहे थे और मेरा बेटा किताब का ज्ञान ले रहा था। कितना अंतर होता है सोच का। दोस्तों देख सकते हैं एक बहुत बड़ी बात अनुराग के पिताजी ने कहा कि बगल का हम जो पड़ोसी था वो हथियारों का ज्ञान ले रहा था, मैं अपने बेटे को जो है किताबों का ज्ञान दे रहा था, मैं अपने बेटे को रामायण का ज्ञान दे रहा था, मैं अपने बेटे को शिक्षा दे करके एक बड़ा जो है अधिकारी बनाना चाहता था। जिस तरह से ताइक्वांडो का वो प्लेयर था, एक बड़ा प्लेयर बनाना चाहता था। तो क्या दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। शायद अगर ये शिक्षा किताब की शिक्षा से दूर होकर के हथियारों की शिक्षा दिए होते तो शायद अनुराग यादव आज इस दुनिया में होता, या तो अपराधी के उन अपराधियों के घर का भी कोई सदस्य न रहा होता। तो क्या कुछ हम आपसे बात करें, क्योंकि आपकी जो खुशियां थी, 5 बहनों का इकलौता जो भाई था, 5 बहनों में जो इकलौता आपका बेटियों में एक बेटा था, वो हत्यारों के भेंट चढ़ गया। तो क्या कुछ सपना था आपका अनुराग यादव को बनाने का? क्या कुछ सपना था अनुराग यादव का जो आपके लिए पूरा करता? जी, मेरे पिताजी भी कुश्ती लड़ते थे, पहलवान थे। मैंने भी कुश्ती लड़ी, मैं भी ताइक्वांडो खेला, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी नहीं थी कि हम आगे बढ़ पाएँ और मेरा बेटा भी खेल रहा था। तो मैंने सोचा कि अब हम जो कुछ नहीं कर पाए, वो मेरा बेटा करे और यही आगे बढ़ जाए, तो मेरी भी मुश्किलें आसान हो जाएगी और लोग जानेंगे कि नहीं यार उनका एक ही बेटा है, ऐसा कर रहा है। हाँ, मैं तो अपने बच्चे के लिए बहुत सपने पाले थे भैया, मैंने बहुत सपने पाले थे। गया था कमाने कोलकाता, सोचा वहाँ से लौट के आऊँगा कुछ पैसे इकट्ठा करके इसका पासपोर्ट बनवा के। उसके कोच भी जाने वाले थे, संजय पाल जो हैं, उनके भाई साहब हैं, उन्होंने कहा कि मैं व्यवस्था कर रहा हूँ। तो यही बोर्ड परीक्षा देने के बाद उसका पासपोर्ट का अप्लाई करने वाले थे, बोर्ड परीक्षा देने के बाद उसको भेजने वाले थे ट्रेनिंग के लिए विदेश। और उसी के चक्कर में, पैसे जुटाने के चक्कर में बच्चे को अकेला छोड़ दिया। और ऐसा भी नहीं था कि इसी को ही दुश्मनी थी, कुछ नहीं, लेकिन कहीं न कहीं सबको खटकती थी कि बातें कि ये बच्चा इतना जानकार है, ज्ञान की बातें भी करता है, ताकत से भी मजबूत है और खेल रहा है तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो बन ही जाएगा। तो जो इसका मकान-वकान हम हड़पने के चक्कर में पड़े हैं, ये ले नहीं पाएँगे, पैसा भी हो जाएगा, पावर भी हो जाएगा। नहीं तो मेरा मकान बनने नहीं दिए, गिर रहा है।
उन लोगों के दिमाग में कहीं न कहीं ये बातें चल ही रही होंगी, तभी ना 1 हफ्ते पहले गाय भैंस सब बेच दिए, सारा सिस्टम आप लोगों ने देखा ही है। सब कुछ करने के बाद इस तरह से अचानक धोखे से पीछे से मेरे सपनों को कुचल दिया गया। मुझे कुचल दिया गया। इसी में बैठा रहता हूँ, रोता रहता हूँ। बच्चियाँ आके समझाती हैं, दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेता हूँ, रोता हूँ। हिम्मत से काम लीजिए चाचा जी, आप रोने से कुछ नहीं होने वाला है। अनुराग जो दुख आपको देख के चला गया है, वो दुख आपका ही नहीं है, हम सबका है। जिसने भी वो दृश्य देखा वो शायद खाना नहीं खा पा रहा है, लोग नहीं खा पा रहे हैं, तो आपकी क्या स्थिति हो सकती है इसको हम समझ सकते हैं। लेकिन परिवार की जो ज़िम्मेदारी है वो आपके ऊपर है, उस परिवार की ज़िम्मेदारी को आप ही को उठाना है। तो इसलिए आप थोड़ा-सा साहस के साथ काम करिए, परिवार को सँभालिए और जो प्रशासनिक कार्रवाई है उस पर जो है आप कहीं न कहीं फ़ोकस करिए कि प्रशासन से जो जितना से कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके वो प्रशासन से आप कोर्ट से आप दिलवाने का प्रयास करिए। और अनुराग का जो सपना था वो ताइक्वांडो प्लेयर बनने का था। आप बता रहे थे कि आपके लिए भी कुछ करना चाहता था कि पापा आप संघर्ष मत करिए, हम एक दिन ऐसा हो जाएगा आपको पूरी दुनिया देखेगी, एक दिन ऐसा आएगा जब आपके पास पैसे की कमी नहीं होगी। जी, कभी कोई बात होती थी, किसी का बच्चा कहीं बदमाशी करता था, लड़ाई करता था, तो मैं आके घर पे अपने बच्चों को समझाता था, बच्चियों को भी, कि देखो अभी आप लोग जहाँ भी जाते हो, आते हो, जाते हो, लोग जानते हैं कि रामजीत के बच्चे हैं। आप लोग कुछ ऐसा मत करना कि लोग कहें कि अरे उसका बच्चा ऐसा हो गया, क्योंकि अभी तक सब लोग मेरे नाम से आप लोगों को जानते हैं। तो इसलिए समझाता भी था और कड़े शब्दों में समझाता था। तो वो कहता था कि कभी ऐसा भी दिन आएगा कि आपको लोग मेरे नाम से जानेंगे, कि आप अनुराग के पापा। मैं बोलता था बेटा थक गया हूँ, अब ज़िम्मेदारी नहीं सँभलती यार। आप लोग बड़े हो गए हो, आप लोग देखो। कहता था बस 1-2 साल, 3 साल जो भी हो, उसके बाद आप घूमना सिर्फ़, हम लोग बाकी सब देखेंगे। खेत बेच के तीसरी बच्ची की शादी किया, ये दोनों बच्चियाँ रोने लगी जब मैं रो रहा था उसकी विदाई पे। बोली पापा आप शादी के चक्कर में मत पड़ो, हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग कुछ बन के उसके बाद शादी करेंगे। तो वो बोलता था कि नहीं सबकी शादी करने के बाद तब मैं अपनी शादी करूँगा और ये करूँगा, वो करूँगा। हम लोग साथ में बैठ के बातें करके ऐसे हँसते थे खाते वक़्त। एक साथ सब लोग खाते थे पूरा परिवार। लेकिन अब बिखर गया सब। मेरे सपने भी टूट गए, खुशियाँ भी छिन गई। लोग कहते थे यार तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तुम्हारे पास पैसे नहीं। मैं बोलता था कि यार परिवार ही धन होता है, मेरे बच्चे हैं, मुझे पैसों की कमी नहीं है, ना ज़रूरत है। जितनी ज़रूरत होती है मैं कहीं न कहीं से कमा लाता हूँ। कर्ज़े ले लेता हूँ लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पैसे की भूख नहीं है, ना ज़मीन-जायदाद की भूख है। लेकिन जिनको भूख थी उन्होंने तो मेरे बच्चे को ही खा लिया। कहीं ऐसा तो नहीं उन लोग जो बगल के ही आपके पीछे उनका अपराधियों का भी घर है, कहीं ऐसा तो नहीं जो अनुराग का टैलेंट था उससे वो भयभीत थे या उससे उनको एक अंदेशा था कि अनुराग अगर कुछ बड़ा हो जाता है तो फिर हम लोग के लिए दिक्कत हो जाएगी? क्या कुछ इस तरह की भी चीज़ें थी क्या? जी, बिल्कुल, कहते भी थे लोग, "अरे! बहुत तरक्की कर रहे हो, पता लगेगा, घबराओ मत।" घबराओ मत, बहुत तरक्की कर रहे हो ना। जब-जब वो मेडल लेके आता था, पेपर में नाम होता था, लोग सम्मानित करते थे, तो ये लोग कहते थे कि बहुत तरक्की कर रहे हो ना, घबराना मत, कर लो तरक्की जितनी करनी है। तो अब क्या बोलूँ मैं कि क्या सोच के कह रहे थे और उन्होंने क्या कर दिया। इतनी लड़ाई हुई, इतना झगड़ा हुआ, सब लोग उनको मारते थे। मैं भी गुस्सा हो जाता था लेकिन कभी लाठी नहीं चलाया उनके खिलाफ। जब सब लोग मारते थे मैं इन लोगों को खाना खिलाता था। सबको डाँटता था कि यार इतनी क्या हैवानियत है, तो आप लोगों के दिल में दर्द नहीं होता, मानवता नहीं है? लोग बोलते थे आप नहीं जानते, ये हरामखोर है। ऐसे लोग कहते थे, मैं मुस्कुरा के हट जाता था, बोलता था नहीं मैं जा रहा हूँ उसको खाना देने, हॉस्पिटल पहुँचाता था खाना। रात-रात को, उस समय बाइक नहीं थी, मैं साइकिल से जाता था जौनपुर सदर। सुबह-शाम दोनों टाइम अपना काम छोड़ के उसको खाना पहुँचा के, खिला के उसके बाद आता था तो मैं खाता था। लेकिन इन लोगों ने सब कुछ भुला दिया प्रॉपर्टी के चक्कर में। ज़मीन के चक्कर में सब कुछ भुला दिया इन लोगों ने। दोस्तों देख सकते हैं, अनुराग के पिताजी जिसको खाना खिलाते थे वही लोग इनके बेटे को आज खा गए। ये कितना भयानक दर्द है, ये दर्द सहने की क्षमता ईश्वर करे कि इनके परिवार को दे, इनको दें क्योंकि ये दर्द जिसके ऊपर पड़ता है वो सहन नहीं कर पाता है क्योंकि 5
बेटियों के बाद एक बेटा था, जाने कितनी मन्नतों के बाद जो है अनुराग इस अब दुनिया में आया आप ही था। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा उनके हर रूम से हथियार निकल रहे थे। हमारे रूम में से क्या निकल रहा है आप देख लो। हमारे रूम में से किताबें निकलती हैं, यहाँ भी देख लो, वहां भी देख लो, कहीं भी देख लो, हमारे रूम में से क्या क्या किताबें निकलती हैं, सब कुछ आप लोग देखिए और अंदाजा लगाइए कि वो लोग किस कदर बेरहम थे, किस कदर जालिम थे और क्या क्या प्लान किए थे। उठा के दिखा देते हैं भैया। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, एक तरफ लोग हथियारों का शौक पालते थे, तो दूसरी तरफ जो है वाल्मीकि किताबों की रामायण, शिक्षा दी जाती थी। देखिए, वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि रामायण प्रथम है खंड, और इस तरह की शिक्षा अनुराग यादव को दी जा वाल्मीकि रही थी। रामायण द्वितीय खंड, द्वितीय खंड है। और श्रीमद् भागवत गीता है, देखिए। और ये रामचरितमानस नीचे। ये सब पढ़ा के मैंने क्या किया? ये सब पढ़ा के अपना बेटा खो दिया मैं। तो देखिए, ये सवाल जो हैं, ये कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। ये जो किताबें हैं, कई लोगों के ज़हन में एक सवाल पैदा करेंगी, क्या किताबों की शिक्षा देने से इस तरह से लोग कर देते हैं, इस तरह से लोग गला काट देते हैं या इस तरह से लोग मार देते हैं? क्या लोग अपने परिवार को एक संदेश तो ज़रूर जाएगा, किताबों से शिक्षा दें या फिर हथियारों की शिक्षा दें? ये एक बड़ा सवाल कहीं न कहीं अनुराग कांड से निकल कर के आता है। एक तरफ जहाँ हथियारों की शिक्षा दी जा रही थी, तो उसी के जस्ट बगल किताबों की शिक्षा दी जा रही थी, संस्कारों की शिक्षा दी जा रही थी। लेकिन आज वही जिसको किताबों की शिक्षा दी जा रही थी, वो व्यक्ति आज कमज़ोर पड़ जाता है। ये सवाल बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर इस सवाल का जवाब सिर्फ़ एक है, इन आरोपियों के ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जिसके बाद लोगों को एक विश्वास हो, नहीं किताबों की जो शिक्षा होती है, वही सही शिक्षा होती है। किताबों की शिक्षा जिसको दी जाए, वो सबसे मजबूत होता है। कहीं लोगों के ज़हन में ये ना आए कि हथियारों की शिक्षा सबसे मजबूत होती है। तो अनुराग के ये पिताजी हैं, अब इनसे हम क्या कुछ बात करें, क्योंकि इनके पास बात करने के लिए कुछ शब्द नहीं बचे हैं। इनकी जो खुशियाँ थी, वो आरोपियों के हत्यारों के भेंट चढ़ चुकी हैं। हत्यारों ने इनकी खुशियाँ को खत्म कर दिया है। जो कुछ इनका सपना था, अब सिमट करके रह गया है। फिलहाल ये जो 40 साल का विवाद अभी भी बरकरार है, यानी कि आज लगभग 1 महीने पूरे हो गए हैं अनुराग के हत्या को लेकर के, लेकिन अभी भी ये जो विवाद है वो बरकरार है। उसके लिए ये लोग प्रयास कर रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारियों से बार-बार अपील कर रहे हैं कि इस जो विवाद का जो जड़ मकान है, इसको जल्द से जल्द गिराया जाए, क्योंकि सरकार का इस पे पूरी तरह से हक बनता है, लालता का कोई हक नहीं बनता, क्योंकि ये सरकारी ज़मीन है, सरकार इसको जब चाहे गिरा सकती है। लेकिन सरकार के जो नुमाइंदे हैं, वो इस पर न जाने क्यों आँखें मूंदे बैठे हुए हैं।